फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जो पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंडलिक की आवर्त सारणी पढ़ी थी, उस आवर्त सारणी से थोड़ा विस्तृत, जिसे दीर्घ आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जा सकता है या इसे दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जा सकता है। ये आवर्त सारणी बनाई थी हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर, ठीक है। और इनके साथ में कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका सहयोग भी दिया था, जिसमें नील्स बोहर जो थे, बोहर थे, एक बेरी थे, दो नाम ध्यान रखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आवर्त सारणी जो है ना, ऑफबो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ऑफबो सिद्धांत जो हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था, उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस पूरी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। इसलिए इसे बोहर की भी आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। नील्स बोहर की आवर्त सारणी के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, जैसे हमने उसमें नियम पढ़ा था कि आवर्त सारणी का आवर्ती फलन नियम क्या होता है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई थी। यानी ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित थी। तो सीधी सी बात है कि वहां जब हमने पढ़ा कि मेंडलिक ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी, तो उधर कुछ स्थान पर परमाणु भार का क्रम तोड़ा गया था, लेकिन ये पूरा परमाणु क्रमांक है, संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर दर्शाई गई है। तो इसमें कहीं भी क्रम टूटने की संभावना जो होती है वो नहीं होती, नहीं के बराबर होती है। इसलिए ये आवर्त सारणी सबसे परफेक्ट मानी जाती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका नियम लेते हैं, आवर्ती फलन नियम, ठीक है। ये कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वहां था आवर्ती फलन किसके थे? परमाणु भार के। और ये किसके हैं आवर्ती फलन? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को अगर हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है? समानता पाई जाती है। यही आवर्ती फलन का नियम था, ठीक है। अब हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, ये आवर्त सारणी के प्रारूप के बारे में बात करेंगे कि आवर्त सारणी जो थी वो किस प्रकार से बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो नियम का, ओके। तो अब हम लेते हैं इस आवर्त सारणी का प्रारूप। सबसे मेन पॉइंट इसका, देखिए, प्रारूप में आवर्त सारणी का प्रारूप, ठीक है। तो प्रारूप के अंदर सबसे पहली चीज, ये जो आवर्त सारणी बनाई गई है, ये आवर्त सारणी इस प्रकार से बनी हुई है। ये
कि इस टाइप से एक जनरली हम लेते हैं सारणी, ठीक है, समझाने के हिसाब से आपको बता देता हूं। इस टाइप से एक आवर्त सारणी बनी हुई है। तो हम जैसे उसमें बताया था, एक होते हैं ऊर्ध्वाधर खाने यूं, जिसे वर्ग कहा जाता है, और एक होते हैं क्षैतिज खाने यूं, जिसे क्या कहते हैं, आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऊर्ध्वाधर खाने जो होते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने जिसे क्या कहा जाता है, वर्ग, और दूसरे होते हैं क्षैतिज खाने जिसे कहा जाता है आवर्त, ठीक है। तो वर्ग जो है, वर्ग की संख्या इसमें आपको ध्यान रखनी है, 18 वर्ग होते हैं, और 36 खाने यानी आवर्त जो होते हैं इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7 के रूप में इसको दर्शाई जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाई गई है कि इसमें यहां जैसे वर्ग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यूं लंबे चलते हैं इस ऊर्ध्वाधर खानों के रूप में, ठीक है। और आवर्त है तो यूं चलते हैं बाएं से दाएं, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 7 आवर्त है, ठीक है। तो 7 आवर्त के बारे में पहले अपन बात करते हैं कि आवर्त के अंदर और वर्ग में क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो वर्ग की संख्या 18 है, जिसमें 18वां वर्ग जो है, 18वां वर्ग उसे हम शून्य वर्ग के नाम से जानेंगे। क्या नाम देते हैं, शून्य वर्ग, या जिसके अंदर अक्रिय गैसें भरी गई होती है, अक्रिय गैसों के लिए उसको एक अलग ही सबसे लास्ट में वर्ग जो दिया गया है वो अक्रिय गैसों के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको संख्या ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें कितने थे, उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, लेकिन इसमें कितने हैं, 18 वर्ग और 7 आवर्त बताए गए, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर दीजिएगा आप, ओके। अब देखिए आप, मेन चीज आती है, हम अपन बात करते हैं कि ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी को प्रारूप में भी आपको यही बताना है कि ये किसके रूप में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई थी, है ना। अब इस आवर्त सारणी को देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। बस ये चीज इस आवर्त सारणी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 4 भाग, 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक भाग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, और तीसरा होता है यू डी ब्लॉक, और चौथा है एफ ब्लॉक। 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जिसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो क्या होते हैं ये, चलिए आइए, सबसे पहला आता है एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक, देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर ये बताया गया था कि एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर एस ब्लॉक जो है ना, इसमें आते हैं वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्व, ठीक है। ये दोनों एस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे, जिसमें वर्ग संख्या 1 के जो तत्व है इनको कहते हैं क्षारीय धातु तत्व। क्या नाम देंगे, क्षारीय धातु तत्व। और वर्ग संख्या 2 को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु तत्व के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है, क्षारीय मृदा धातु तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 जो है ना, इसको हम क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। अब क्षारीय धातु तत्व का मतलब होता है कि धातुएं जो होती है वो जल से क्रिया करके क्षार बनाती है, और दूसरा क्षारीय मृदा धातु तत्व, मृदा धातु तत्व का मतलब होता है जो भूमि के अंदर खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया क्षारीय मृदा धातु तत्व। और एक चीज आपको और बता देता हूं
कि एस ब्लॉक के तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा क्रियाशील माने जाते हैं। तो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 इनके तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है, वो है पी ब्लॉक के तत्व। कौन से? पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो आप देखो, ये एस ब्लॉक है और दूसरी तरफ होते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा, वर्ग संख्या 13 से 18 तक। अब 13 से 18 तक बताने का मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 13 से 18, 13 से 18 का मतलब 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि P के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो उसके आधार पर यहां पर 6 वर्ग इसके अंदर बता दिए। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। यानी इसमें धातु, अधातु और कौन सी उपधातुएं बताई गई है, सभी इसके अंदर सम्मिलित की गई है। ठीक है। अब पी ब्लॉक में है तो वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 15 और वर्ग संख्या 16 और वर्ग संख्या 17 और कौन सी आई? वर्ग संख्या 18। अब ये इतने वर्ग है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग इसके अंदर दिए गए। तो वर्ग संख्या 13 जो होती है इसको बोरॉन परिवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत जो होती है ना वो बोरॉन से होती है। देखो, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, और इससे ऊपर होती है हीलियम। ठीक है। तो ये बोरॉन परिवार के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 14 है जिसे हम कार्बन परिवार के नाम से जानेंगे। वर्ग संख्या 15 है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार, और इसको एक और नाम दिया गया है निकोलजन। निकोलजन का मतलब होता है विषैली प्रकृति, यानी इसके अंदर विषैले जो गैसें होती है उनका विषैला प्रभाव माना जाता है, इसलिए इसको निकोलजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, जिसे चालकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकोजन। चालकोजन का मतलब होता है अयस्क से प्राप्त, अयस्क से प्राप्त किए जाते हैं इसलिए। और 17वां वर्ग है जिसे कहा जाता है हेलोजन परिवार। कौन सा? हेलोजन। हेलोजन परिवार मतलब इसके अंदर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे हेलोजन के अंदर आते हैं। और वर्ग संख्या 18 है जिसमें अक्रिय गैस भी कह सकते हो या नोबेल गैस भी कहते हैं, या इसे शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल कितने हुए इसके अंदर? 6 वर्ग पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। 6 वर्गों को इसमें बताया गया है 13 से 18 के बीच में। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। और तीसरा आता है इसमें जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। अब डी ब्लॉक के तत्वों को हम देखिए, डी ब्लॉक जो है ना वो एस और पी के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करता है। अब यहां क्या है, इसको समझाने के हिसाब से बता दिया। वास्तव में इसमें वर्ग संख्या 3 से 12 तक होती है, और 3 से 12 तक की जब बात की जाती है तो 3 से 12 का मतलब क्या हुआ? टोटल 10 वर्ग। कितने हुए? 10 वर्ग होते हैं। तो तीसरा आता है वो है डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है। और इन तत्वों को नाम दिया गया है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण का मतलब होता है एक ही कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे से आगे संक्रमण करते रहते हैं, और ये लगभग इनमें सभी के अंदर एक विशेष गुण भी पाया जाता है
रंग का कलर प्रदर्शित किया जाता है इनके द्वारा। तो ये वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, बीच में होते हैं 3 से 12 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आवर्त सारणी बताऊंगा, उस आवर्त सारणी के एक बार वापस अपन नजर निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 से 12 तक के तत्व बीच के अंदर पाए जाते हैं और ये S और P के मध्य क्या करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। सेतु का मतलब होता है ब्रिज का निर्माण करते हैं, S और P के बीच में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होते हैं वो S ब्लॉक के होते हैं, उससे कम होते हैं P ब्लॉक के तत्व, और उनसे भी कम होते हैं वो होते हैं D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, ये 4 श्रेणियां हैं। इसमें 4 श्रेणियों में कौन सी होती है, जैसे हमने पहली श्रेणी ली थी 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक जो होते हैं 21 से 30, जिसे हम 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हमने देखा था 3D आ रहा था कक्षक, इसलिए वो 3D श्रेणी कहलाती है। तो इसमें एक होती है 3D, एक होती है 4D, एक होती है 5D और एक होती है 6D। ये 4 प्रकार की श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है, इसमें D ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथा आता है वो है F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। ये तत्व जो होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और इनको कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये जो होते हैं विशेष तौर पे यह आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है, 6ठे और 7वें आवर्त में पाए जाते हैं। 6ठे और 7वें आवर्त में है और वर्ग संख्या 3 के अंतर्गत दिए गए हैं, किसके 3 में। ये इसकी आवर्त सारणी में स्थिति यहां होती है, ये ना यहां और यहां से यूं शुरुआत होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसे हम एक तो कहते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी होती है जिसे कहते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। यानी ये प्राथमिक, प्रथम और ये द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी कहलाती है। इसको 4F कहते हैं श्रेणी और इसको 5F श्रेणी कहते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड श्रेणी में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F श्रेणी में भरा जाता है और एक्टिनॉइड श्रेणी के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन 5F श्रेणी के अंदर भरा जाता है। तो एक ये जनरल चीज है कि लैंथेनॉइड श्रेणी जो होती है ये होता है परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद 58 से 71 तक के तत्व, 14 तत्व होते हैं। कितने? ये 14 तत्व। और ये होता है 89 एक्टिनम के बाद 90 से 103 तक के तत्व, ठीक है ना। ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा परा यूरेनियम तत्व, परमाणु क्रमांक संख्या 92 कौन सा होता है? यूरेनियम, ठीक है। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, परा यूरेनियम तत्व, ठीक है। ये होते हैं यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो F ब्लॉक के तत्व हैं इनको एक और नाम दिया गया है दुर्लभ मृदा धातु तत्व। यानी जो प्रकृति के अंदर नहीं के बराबर पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि ये सभी तत्व जो होते हैं ना इनको हम ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित है और बहुत ही कम अस्थायी होते हैं, ठीक है। और इनको एक और नाम भी दिया गया है अति भारी तत्व, यानी हैवी एलिमेंट्स के नाम से ये संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। तो आज हमने केवल ये बताने का प्रयास किया है कि जो ये आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।
केवल प्रारूप बताया। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस आवर्त सारणी की विशेषताएं और इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, और साथ में मैं आपको आवर्त सारणी, बड़ी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी को एक बार वापस अपन क्या करते हैं, नजर निकाल देंगे, ताकि पता चल जाए एस पी डी और एफ लॉग क्या है। ठीक है, धन्यवाद।